हेलो क्लास 9th। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 1 पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। पाठ को शुरू करने से पहले हम उसके लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। उस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव को, शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशु पक्षियों के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहना स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। पार्ट 2, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंही का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते सुना ना देखा गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी गरीब खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। विशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता था। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसके बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं तो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसने सारे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया गया। लेकिन गधे का एक छोटा सा भाई और भी है, और उसे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसका अर्थ हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ेल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय करते रहते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। आशय ही उसमें से कोई एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्ती में घनिष्ठता ही धौल धप्पा होने लगा है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की ये चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद या दोपहर संध्या के दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था।
संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकार। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दे दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर न उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और भी काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी। तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पहले पहगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। पहगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गल लगा लिया और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनके स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा के निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, तो कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल तो किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन में ही वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता होगा तो क्यों भागते? श्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुमसे ज्यादा बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं होंगे। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले होंगे। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहिए मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट तो ना कोई रसा। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर खड़े ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार डालेगी, मजूर ने कहा। चुरा कर डाला, जूरी ने कहा। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सब कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की ओर खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वे ज्यादा ही सहनशील था। संध्या का समय घर पहुंचकर उन दोनों ने मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूना कुछ न दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छुआ था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई गई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा का नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों को पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे? गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल ने में अटकर रह गया। आप आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलटकर पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इतनी भूख तो नहीं शांत की, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे भी मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान कर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की वह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर की मालकिन है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खोला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे पर चलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाले जाएंगे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो जाएंगे, लेकिन कल इस नाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। आओ दादा, आओ दो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला गया। वे दोनों भागे गए, गया का पीछा किया। वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौट गए। दोनों मित्रों में को भागने का मौका मिल गया था। सभी दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत में किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाश भागे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह भी अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह करके आहट ले रहे थे, कोई आता ना दिखाई दे रहा था। जब पेट भर गया और दोनों को आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिला और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है? सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरी हाथी सा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन भिड़ने पर भी जो जान बचती नहीं नजर आ रही थी। इतनी की तरफ आ भी रहा था। इतनी भयंकर सूरत। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 दो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर उससे कोई उपाय और सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में से उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह जो एक शत्रु के मल्ल युद्ध करने के आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते। एक बार सांड झलककर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड को बेदम होकर भी गिरना पड़ा। तब दोनों ने उसका पीछा छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने उसकी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार डालूं।
हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंगे, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास गए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत की ओर खुर कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौटना पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए।